नमस्कार। राजू अस्पताल में अपने पिता से मिलकर बाहर निकला। डॉक्टर ने बताया कि वो जितना कर सकते थे उतना कर लिया है। इनकी दवा चल रही है और अगर 2-3 दिन में संभल गए तो बच सकते हैं, और अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर की बात से ज्यादा राजू को अपने पिता के चेहरे की मायूसी और हताशा देखकर चिंता थी। ऐसा पहली बार तो था नहीं कि जब उसके पिताजी बीमार हुए थे, मगर हमेशा उनकी जिंदा दिली ने उनका और बाकी साथ वालों का हौसला बढ़ाया था। पिताजी को साथियों के सहारे छोड़कर राजू पिताजी का अधूरा काम पूरा करने के लिए निकला। अपने कर्म को सर्वोपरि रखना है, ऐसा उसने पिताजी से ही सीखा है। ईश्वर को मन ही मन याद करके उसने भी माल से भरा हुआ ट्रक दूसरे ट्रक वालों के साथ रास्ते पर लगा दिया। राजू ने सड़क पर आकर जरा नॉर्मल होकर अपना फोन देखा तो उसको पिताजी का एक वॉइस मैसेज दिखाई दिया। राजू ने स्पीकर ऑन करके वो वॉइस मैसेज चलाया। पिताजी की गंभीर आवाज सुनाई दी। राजू बेटा, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। बेटा, तुम अक्सर कहा करते थे कि मैं तुमको कभी कश्मीर क्यों नहीं लेकर गया। मैं बोलता था कि मैं कश्मीर से डरता हूँ तो तुम हंसते थे कि मैं सारे भारत में घुमाता हूँ, भला कश्मीर में ऐसी क्या बात है। तो मैं भी हंसकर बात टाल दिया करता था, मगर आज मैं तुमको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। करीब 20 साल पहले की बात है। मैं एक बस लेकर कश्मीर जा रहा था। बस सवारियों से भरी थी। मेरी पत्नी भी सवारियों में थी कि चलो मेरा तो काम है ही और वो भी घुमाएगी। मुझ अनाथ का जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, पता नहीं मेरी पत्नी ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि अपने माँ बाप को समझा बुझाकर उनके लाख मना करने पर भी उसने मेरे साथ 7 फेरे ले लिए। उसके पिताजी हमारी कंपनी में एक पुराने ड्राइवर थे। उन्होंने ही मुझ अनाथ को ड्राइविंग सिखाई थी, वरना शायद मैं आज सड़कों पर भीख मांग रहा होता। छोटे मोटे काम के लिए या और जब भी वे मुझे बुलाते, मैं उनके घर काम के लिए जाता था। उनकी बेटी कब मन ही मन मुझे चाहने लगी, मुझे पता ही ना चला। मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी मेरी हैसियत से बहुत बड़ा था। मैं अब तक अपने आप को उनका दोषी मानता हूँ। पता नहीं उन्होंने मुझे माफ किया भी या नहीं। मैं बस लेकर चला जा रहा था। पहाड़ी जंगल का रास्ता था। सब लोग बड़े खुश थे, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर ना चल सकी। रास्ते में एक आतंकवादी हमला हो गया। एक गोले से बस के परखच्चे उड़ गए और बस सड़क के किनारे जा गिरी। खून से लथपथ शरीर जगह जगह बिखर गए। किस्मत से, या यूं कहो कि बदकिस्मती से, मैं बस के गिरने से पहले ही ड्राइवर के साथ वाले दरवाजे से बाहर गिर गया था। जब मैं उठ पाया, मैंने देखा कि मेरी पत्नी और बाकी सवारियों की तरह मर चुकी थी। आधों की तो लाशें पहचानना भी मुश्किल था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों बच गया, और अब जीकर भी क्या करूंगा। मैं घायल अवस्था में अपनी पत्नी की लाश के पास बैठ गया। तभी दूर से गोलियां चलने की आवाजें और आतंकवादियों के
दौड़कर आने की आवाजें आई। शायद वो बचे हुओं को भी मारना चाहते थे। तभी मेरे कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने घूमकर देखा तो एक औरत बच्चे को कसकर पकड़े अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं उसके पास गया मगर कुछ बोल ना सका, और बोलता भी क्या। उस औरत ने दर्द से कराहते हुए बड़ी मुश्किल से इतना कहा, भैया आप जो भी हैं, एक मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा समझकर मेरे बच्चे को बचा लो। इसे नेक इंसान बनाना, और हो सके तो इस तरफ कभी ना आना। बेटा, उस दिन के बाद से मैं तुम्हें सीने से लगाए घूमता रहा और एक नेक इंसान बनाने की पूरी कोशिश की, मगर तुझे स्कूल में पढ़ा ना सका। पत्नी के जाने के बाद मेरा तो सब कुछ लुट ही गया था। मैं कभी घर बसाने की, कभी कहीं रुकने की सोच ही ना सका, मगर आज ये लगता है जैसे ये मेरी खुदगर्जी थी। मुझे घर बना के कहीं रुकना चाहिए था। अपने दुख में मैंने तेरे भविष्य के बारे में नहीं सोचा। अब एक बोझ मुझे खाए जा रहा है कि तेरी माँ ऊपर मिलेगी और पूछेगी कि मेरे बेटे को पढ़ाया क्यों नहीं। क्या इसलिए कि वो तुम्हारा बेटा नहीं था? तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना बेटा। बस मुझे इतना ही कहना है। इतनी बात सुनकर राजू का तो जैसे दिमाग ही सन्न पड़ गया। उसने ट्रक को पहले ही ढाबे पर रोका और ट्रक के मालिक को फोन किया। राजू ने कहा, साहब जी, अब मैं ट्रक को लेकर आगे नहीं जा पाऊंगा। ट्रक के मालिक गुप्ता जी ने कहा, बेटा, मुझे तो अभी किसी से पता चला कि तेरे पिताजी सख्त बीमार हैं और तू अकेला सामान लेकर चला है। तू वहीं रुक बेटा, मैं अभी किसी और ड्राइवर को लेकर आता हूँ और फिर दोनों तेरे पिताजी के पास चलेंगे और उनको होश में लाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि राजू के पिता को हल्का सा होश आ रहा है, जो किसी करिश्मे से कम नहीं था। लगता है इनके मन में फिर से जीने की इच्छा जवान हो गई है। राजू पिताजी से मिलने गया। पिताजी की आधी खुली आंखों में उम्मीद साफ नजर आ रही थी, जैसे उनको आभास हो गया था कि राजू ने उनकी बातें सुन ली हैं और उसके दिल में उनके लिए कोई मलाल नहीं है। राजू पिताजी के बिस्तर के पास बैठ गया और पिताजी का हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी आंखों में देखता रहा। राजू की आंखों की नमी ने जैसे सब बातें स्वयं कह दी हो। आखिर पिताजी ही बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटे। अब तो राजू की आंखों का बांध टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगा और पिताजी के गले लग गया। पिताजी ने उसको दिलासा देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। राजू ने जल्दी ही स्वयं को संभाला और पिताजी से बोला, पिताजी, मैं अब तक आपसे बहुत प्यार करता था, मगर आप तो आपकी पूजा करने का मन करता है। आपने किसी अनजान औरत को दिए वादे के लिए 20 साल बिना आराम किए, बिना अपना घर बसाए, एक अनाथ बच्चे को अपने बच्चे से बढ़कर पाल रहे हो। शायद यही बात इंसान को इंसान बनाती है, वरना जिंदगी जीना और पेट भरना तो जानवर भी कर ही लेते हैं।
अब तक गुप्ता जी भी कमरे में आ गए। बोले, भाई मुझसे बाहर रुका नहीं गया और डॉक्टर भी कह रहा है कि अब पेशेंट को आराम करने दो। राजू ने कहा, हाँ पिताजी, अब से आप आराम करोगे और मैं काम करूंगा। गुप्ता जी बोले, ठीक कह रहे हो, और तू ठीक हो जा, फिर तेरे ससुराल वालों के पास भी हो आएंगे। मैंने भी कई सालों से उनका समाचार नहीं लिया। राजू पिताजी के चेहरे पर वही हमेशा वाली जिंदा दिली देखकर बहुत खुश हुआ और पिताजी के चरण स्पर्श करके गुप्ता जी के साथ बाहर चला गया। धन्यवाद।